Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। शुरुआत करते हैं आज का हमारे पहले आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़। रिसेंटली मालवीनाज आइलैंड काफ़ी न्यूज़ में है। अब इसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकता है। बहुत बार आपने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे जैसे कि डिफरेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में होती हैं उनके ऊपर बेस्ड स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है। लाइक रिसेंटली हमारा जो लास्ट 2022 प्रीलिम्स था इसमें सेनकाकू आइलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है एंड जब हम देखते हैं तो सेनकाकू आइलैंड्स लास्ट ईयर काफ़ी हॉट टॉपिक था, बार बार न्यूज़ में आ रहा था। तो इसीलिए जब कुछ प्लेसेस न्यूज़ में आती हैं तो हमें एक तो उसका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से क्या इशू चल रहा है वो तो पता होना ही चाहिए एंड ऑल्सो मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं उनके लिए भी हमें यहाँ पे तैयार रहना होगा। And keeping that in mind, today we're going to talk about Malvinas Island. Hanji, have you heard of this Malvinas Island? Well, Malvinas Island are basically Falkland Island. See, अब आप में से majority लोगों ने Falkland Island तो सुना होगा, लेकिन Malvinas Island, which is the other name of Falkland Island, ये हमें नहीं पता। तो अगर यूपीएससी में मालवीनाज आइलैंड को लेकर क्वेश्चन आ जाए तो सिमिलरली देयर इज अनदर नेम ऑफ दिस आइलैंड विच इज स्पेनिश इस्लाज मालवीनास। तो ये भी हमें कंफ्यूज कर सकता है। कॉमन नेम इज फॉकलैंड आइलैंड बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मालवीनाज आइलैंड एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम। व्हाई इट इज इन न्यूज? इंडिया हैज retaliated its support to Argentina when there is again resumption of the talks on the Malvinas issue। दोबारा फॉकलैंड आइलैंड इशू को लेकर जो टॉक्स चल रही हैं इसमें इंडिया अपनी सपोर्ट अर्जेंटीना को दे रहा है। नाउ सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं, रीजन देख लेते हैं एंड देन विल ऑल्सो टॉक अबाउट द हिस्ट्री, द बैकग्राउंड ऑफ दिस एंटायर इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस आइलैंड। सबसे कॉमन नेम इसका है फॉकलैंड आइलैंड बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मालवीनाज आइलैंड्स। दिस इज अनदर नेम ऑफ दिस विच इज स्पेनिश इस्लाज मालवीनाज। फाइन, तो नेम हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो गए। नाउ व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ दिस आइलैंड? इट इज एन इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसी टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ये यूके की ओवरसी टेरिटरी है और इंटरनली यहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस चलती है, बट टेरिटरी किसकी है? ओवरसी टेरिटरी किसकी है? यूनाइटेड किंगडम। एंड दिस आइलैंड इज प्रेजेंट इन योर साउथ एटलांटिक ओशन। बिल्कुल साउथ एटलांटिक ओशन में आपका ये आइलैंड प्रेजेंट है। दिस इज द आइलैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखो कि जो साउथ अमेरिका, दिस इज योर कॉन्टिनेंट ओवर हियर विच इज साउथ अमेरिका, एंड साउथ अमेरिका से ये ऑलमोस्ट उसकी सदर्न टिप से 300 माइल्स ही दूर है। ऐसे ही यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन पास करती है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के ये ईस्टर्न साइड पे लाई करता है बट इट इज़ वेरी क्लोज टू साउथ अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ से हल्का हल्का डिस्प्यूट की कहानी समझ में आ रही है। अब ये टेरिटरी किसकी है? यूनाइटेड किंगडम की ओवरसी टेरिटरी है बट इट इज़ लाइंग वेरी क्लोज टू साउथ अमेरिका। द कैपिटल ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड इज स्टैनले। Stanley is the capital as well as the major town over here. There are some scattered small settlements over here. यहाँ पे एक एयरफोर्स बेस भी है which is रॉयल एयरफोर्स बेस which is located at माउंट प्लीजेंट।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रीलिम्स में अगर डायरेक्टली नहीं पूछा तो इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। यूके का ये रॉयल एयरफोर्स बेस यहाँ पे बना हुआ है एट द माउंट प्लेजेंट। ठीक है, दैट इज अबाउट इट्स लोकेशन। अब जानते हैं फॉकलैंड आइलैंड्स की हिस्ट्री। स्पेन से इंडिपेंडेंस लेता है अर्जेंटीना। जिस तरह इंडिया में हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था, सिमिलरली जब हम अर्जेंटीना की बात करते हैं, अर्जेंटीना में स्पेन का कंट्रोल था और 1816 में ही अर्जेंटीना गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन। 1816 में इंडिपेंडेंस के बाद 1820 में अर्जेंटीना ने अपना क्लेम किसके ऊपर किया? फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर, दैट अर्जेंटीना हैज सॉवरेनिटी ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड्स। बिकॉज अगर आप देखें, सो दिस कंट्री राइट ओवर हियर, दिस इज अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बिल्कुल पास में प्रेजेंट हैं फॉकलैंड आइलैंड्स। तो स्पेन से 1816 में इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के बाद 1820 में अर्जेंटीना गवर्नमेंट ने फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर अपनी सॉवरेनिटी क्लेम की, राइट? देन 1833 के आसपास ब्रिटिश फोर्सेस एक्सपेल्ड द अर्जेंटाइन ऑफिशियल्स फ्रॉम द आइलैंड विदाउट फायरिंग अ शॉट। दिस इज व्हाट हिस्ट्री सेज कि 1833 तक ब्रिटिशर्स ने अर्जेंटाइन ऑफिशियल्स को आइलैंड से एक्सपेल कर दिया। जिसके बाद 1841 में ब्रिटिशर्स का एक सिविल लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, द लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर द फॉकलैंड्स। एंड बाय 1885 a British community of somewhat around 1800 people was also present on the island, and this community was self-supporting. ये हुआ है यहाँ पे। अर्जेंटीना अपनी सॉवरेनिटी दिखा रहा था, लेकिन 1833 के बाद ब्रिटिशर्स यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट हो जाते हैं। 1885 तक ब्रिटिश कम्युनिटी यहाँ पे सेटल डाउन हो जाती है। बट अर्जेंटीना ने ब्रिटिशर्स की ये ऑक्यूपेशन, ब्रिटिशर्स जो फॉकलैंड आइलैंड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इसे लगातार अर्जेंटीना ने प्रोटेस्ट किया। जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 पिक्चर में आता है। स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यू सी कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो सॉवरेनिटी का जो इशू था वो रेज होता है। एंड सिमिलरली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 the issue of sovereignty of Falkland Island was also raised, और तब इस इशू को यूनाइटेड नेशंस के पास शिफ्ट कर दिया जाता है। एंड देन इस आइलैंड के स्टेटस को लेकर यूनाइटेड नेशंस कमिटी में काफ़ी डिबेट्स होती हैं रिगार्डिंग दी डीकॉलोनाइजेशन ऑफ द फॉकलैंड आइलैंड। जिसके बाद 1965 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अप्रूव किया that there was a resolution which invited Britain and Argentina to hold discussions and find a peaceful solution to this particular dispute. कि भाई ब्रिटेन और अर्जेंटीना आए और आपस में डिस्कशंस करें और अल्टीमेटली इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें, एक पीसफुल सोल्यूशन यहाँ से निकालें। लेकिन ये जो डिस्कशंस थी ये अभी चल ही रही थी कि उस टाइम पे अर्जेंटीना की मिलिट्री गवर्नमेंट ने फॉकलैंड्स को इन्वेड कर दिया। टाइमलाइन अगर हम देखें तो अभी फरवरी 1982 में डिस्कशंस चल रही थी, एक नतीजे की तरफ पहुंचने के लिए कोशिशें चल रही थी, लेकिन अप्रैल मंथ में अर्जेंटीना ने फॉकलैंड आइलैंड्स पे इन्वेड किया। और इस एक्ट को कहा जाता है, इसकी वजह से शुरू हुआ द फॉकलैंड आइलैंड्स वॉर। द फॉकलैंड आइलैंड्स वॉर इट एंडेड 10 वीक्स लेटर, जिसके बाद अर्जेंटीना की जो फोर्सेस थी दे सरेंडर्ड एट स्टैनले टू द ब्रिटिश ट्रूप्स, एंड अगैन ब्रिटिशर्स फोर्सिबली रीऑक्यूपाइड द आइलैंड अगैन। फॉकलैंड वॉर शुरू हुई, 10 हफ्तों तक चली, एंड देन अर्जेंटाइन फोर्सेस ने सरेंडर कर दिया। हालांकि ये सब कुछ 1982 में हो रहा है। इसके बाद 1990 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दोबारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो इस्टेब्लिश हो गए।
बट फिर भी ये जो इशू था, फॉकलैंड आइलैंड्स का जो इशू था, द इशू ऑफ सोवरेनिटी ओवर द फॉकलैंड आइलैंड्स, इट रिमेन्ड अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन. एंड देन 21st सेंचुरी से ही ब्रिटिशर्स ने फिर क्या करना शुरू कर दिया, फॉकलैंड आइलैंड्स के ऊपर अराउंड 2000 ट्रूप्स वहीं पे रुक गए, वहीं पे दे वर मेंटेन्ड एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन. फिर एक बड़ी चीज और हुई, 2013 में फॉकलैंड आइलैंड में रेफरेंडम हुआ. जो आइलैंडर्स हैं उनको वोट करने के लिए कहा गया कि हाँ जी, व्हाट दे वांट, do they want to remain with Britishers, or they want to be part of Argentina, or they want their own sovereign land. And इस referendum में जो islanders हैं, they unanimously voted to remain as the British overseas territory. Okay, तो ये issue है. दोबारा फॉकलैंड आइलैंड इशू या मालविनास आइलैंड इशू करके ये न्यूज़ में आ रहा है. तो जिस तरह लास्ट ईयर सेनकाकू के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन मालविनास आइलैंड फॉकलैंड आइलैंड के बीच में आए. तो याद रखेंगे, इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्रिटेन. अपार्ट फ्रॉम दिस, आज अपनी एटलस में आप फॉकलैंड आइलैंड्स को मार्क ज़रूर करेंगे एंड यू विल राइट डाउन इट इज एन ओवरसी यूके टेरिटरी, और स्टार मार्क कर दीजिएगा, वही स्टार अर्जेंटीना के ऊपर मार्क कर दीजिएगा, सो दैट यू कैन कनेक्ट द डॉट्स व्हेन इट कम्स टू फॉकलैंड आइलैंड. राइट, सो आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट डार्क मैटर. थोड़े महीनों पहले भी डार्क मैटर न्यूज़ में आया था, अब दोबारा डार्क मैटर टर्म यूज़ की गई है. तो ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. थिंक अबाउट इट राइट नाउ. व्हेन आई एम सेइंग डार्क मैटर, आपके माइंड में क्या आ रहा है? व्हाट डू यू नो अबाउट डार्क मैटर? थोड़ी क्लैरिटी इसके ऊपर करते हैं. सबसे पहले जानते हैं व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट डार्क मैटर. सो वी ऑल नो, नासा ने रिलीज़ किया जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. ठीक है, जब ये लॉन्च हुआ हमने तभी इसकी बात की. थोड़े दिनों पहले भी हमने इसको दोबारा डिस्कस किया था. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बिकॉज रिसेंटली लॉन्च्ड है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड नाउ दिस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप has captured the first ever evidence of the presence of carbon dioxide in an exoplanet. Exoplanet जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर जो एक प्लैनेट है. कौन सा एक्सोप्लैनेट, उसको नंबर दिया जाता है. देखो बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स हैं, तो हर एक एक्सोप्लैनेट को नंबर दिया जाता है, कोड दिया जाता है. तो जिस एक्सोप्लैनेट की हम बात कर रहे हैं, दिस इज वास्प, WASP, वास्प 39b. इस वास्प 39b के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के एविडेंसेस मिले हैं, और ये पहली बार ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो कि हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर करके दिए हैं. ये न्यूज़ आई है जी. दिस इज द न्यूज़ that NASA's James Webb Space Telescope has captured the first ever evidence of the presence of carbon dioxide in an exoplanet which is WASP 39b atmosphere. Okay? अब स्टेप बाय स्टेप करके ब्रेक डाउन करते हैं. सबसे पहले इस एक्सोप्लैनेट से शुरू करते हैं. व्हाट इज दिस एक्सोप्लैनेट? तो ये जो WASP 39b एक्सोप्लैनेट है, बेसिकली इट्स अ हॉट गैस जायंट. बहुत बड़ा एक गैशियस प्लैनेट है ये. एंड इट इज फाउंड दैट इट इज ऑर्बिटिंग अ स्टार, एंड दिस इज समवेयर अराउंड 700 लाइट ईयर्स अवे. 700 लाइट ईयर्स अवे ये एक एक्सोप्लैनेट प्रेजेंट है. ये जो एक्सोप्लैनेट अपने स्टार को जो ऑर्बिट कर रहा है, it completes that orbit once in every 4 Earth days. मतलब 4 दिन, अगर हम अर्थ डेज के हिसाब से लगाएं तो 4 दिन लेकर ये अपने स्टार को ऑर्बिट करता है. साइज अगर देखें तो 1/4 है जुपिटर का, बट इसका जो डायामीटर है दैट इज 1.3 टाइम्स बिगर. नाउ बिकॉज दिस इज अ गैशियस प्लैनेट, ओके, इट्स अ हॉट गैशियस क्लाउड, तो इसीलिए साइज वाइज 1/4 जा रहा है, लेकिन जब डायामीटर देखते हैं तो इट इज 1.3 टाइम्स बिगर. ठीक है जी. सम स्पेसिफिकेशंस रिगार्डिंग द एक्सोप्लैनेट 39b थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए.
एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हमारा जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसकी अभी तो मिशन लॉन्च हुआ है एंड ओवर इट्स लाइफ टाइम इट विल प्रोवाइड अस अ स्पेस डाटा, जिससे कि हम बहुत सारे कॉस्मो रिलेटेड जो मिस्ट्रीज़ हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे विच आर नॉट डायरेक्टली डिटेक्टेड, जैसे कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ऐसी मिस्ट्रीज़ को भी अब हम सॉल्व कर पाएंगे विद द पोटेंशियल ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो दो टर्म्स यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। जब से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है हम यही कह रहे हैं कि भाई इस स्फेयर में हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या है डार्क मैटर? व्हाट इज डार्क मैटर? सो एक चीज समझिए, यूनिवर्स में जितनी भी इंटरैक्शंस होती हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेस। 4 ऐसी फोर्सेस हैं जो कि हर एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई होती हैं। व्हाट आर दीज फोर्सेस? वन इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। याद रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये एज सच आ सकता है बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ यूनिवर्स। हर एक पार्टिकल के ऊपर 4 फंडामेंटल फोर्सेस अप्लाई होती हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, द सेकेंड वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड द थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड द फोर्थ इज ग्रेविटेशन। These are the 4 fundamental forces और इन फोर्सेस की वजह से यूनिवर्स में जो भी पार्टिकल्स हैं उन सब के बीच में इंटरैक्शंस होती हैं। ओके, अब जब हम डार्क मैटर की बात करते हैं, व्हाट इज डार्क मैटर? वी से दैट डार्क मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विद दैट डू नॉट हैव अ चार्ज। ऐसे पार्टिकल्स जिनमें कोई चार्ज नहीं है। अब अगर इनमें चार्ज नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस शो नहीं करेंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस नहीं दिखाएंगे, दे विल नॉट इंटरैक्ट। सो सिंपल, they are made up of particles which do not have any charge and therefore they do not show you any electromagnetic interaction. अब इनको डार्क क्यों बोलते हैं? Why do we call them as dark matter? पार्टिकल ही अल्टीमेटली, चार्ज नहीं है तो क्या डार्क मैटर क्यों बोल रहे हो? बिकॉज दे डू नॉट इमिट लाइट। क्योंकि ये जो लाइट एमिट करना होता है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है एंड फॉर दैट हैविंग अ चार्ज इज नेसेसरी। अब क्योंकि इनके पास चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना नहीं है, इसीलिए ये पार्टिकल्स लाइट एमिट नहीं करते। दिस इज वाई वी यूज द टर्म डार्क ओवर हियर। एंड देन व्हाट्स अप विद द मैटर? Why are we using term matter? Now matter इसलिए भी यूज करते हैं because they possess mass. जैसे नॉर्मल मैटर होता है ना, इनके पास भी मास है। मास है तो मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, ये ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। दैट इज वाई द टर्म गोज डार्क मैटर। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होती है। इट इज नॉट बीइंग फुल्ली इंटीग्रेटेड। जो अभी तक देखा गया है कि इट इज एक्सट्रीमली वीक। अ पार्टिकल दैट interact so weakly, it becomes very difficult to detect, it becomes very elusive to detect because ना तो चार्ज है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली वीक। तो क्योंकि इंटरैक्शन इतनी वीक है तो इनको डिटेक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है। और बिकॉज इंटरैक्शंस फ्रॉम अदर नोन पार्टिकल्स कुड बी ड्रॉन आउट, and when you interacted from other known particles we can drawn out signals of the dark matter particles। वहां से हमें dark matter particles की तरफ से signals आते हैं, but again इनको डिटेक्ट करना मुश्किल है and that is why all our hopes are now on the James Webb Space Telescope कि डार्क मैटर के परस्पेक्टिव में हमें और क्लैरिटी मिल पाएगी। अच्छा जी, सिमिलरली एक और टर्म आती है डार्क एनर्जी। अब डार्क एनर्जी क्या है? इट इज अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज अननोन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अफेक्ट्स द यूनिवर्स ऑन द लार्जेस्ट स्केल। इसका पहला एविडेंस आया था फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ अ सुपरनोवा। It showed us that universe does not expand at a constant rate. Rather,
द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स इज एक्सलरेटिंग। एंड यहां पे अननोन एनर्जी भी प्रेजेंट है जिसे हम डार्क एनर्जी बोल देते हैं। सो क्या डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सेम है? नो। 27% of a universe is dark matter, which do not have charge, they do not have electromagnetic radiations, interactions, they don't emit light, they have very weak forces. And 68% of a universe is dark energy. अब क्योंकि डार्क मैटर में मास है तो जो डार्क मैटर है वो अट्रैक्ट करता है, ग्रेविटी अप्लाई होती है एंड इट होल्ड्स गैलेक्सीज टुगेदर। Whereas इसका ऑपोजिट है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी रिपेल्स and it causes the expansion of the universe. This is the bull of the eye that you need to know about this topic. क्योंकि dark matter में mass है, gravity है, it attracts, it tries to hold the galaxies together. बट डार्क एनर्जी में ये एनर्जी है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इट रिपेल्स एंड इट अल्टीमेटली कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स एंड विच इज़ वाई जब हम कहते हैं कि यूनिवर्स इज एक्सलरेटिंग, एक्सपेंशन इज एक्सलरेटिंग, हम बोलते हैं डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है। नो बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर इनविजिबल, ओके, बट वी नो लॉट मोर अबाउट डार्क मैटर बिकॉज जब से ही एग्जिस्टेंस आई है 1920 से ही हम डार्क मैटर की बात कर रहे हैं, लेकिन डार्क एनर्जी 1998 तक डिस्कवर नहीं हुई थी। सो बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। अगर मैं बिल्कुल रीसेंट एग्जाम्पल लूँ 2022 प्रीलिम्स का, तो सोलर फ्लेयर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बिकॉज लास्ट ईयर सोलर स्ट्रोम, सोलर फ्लेयर, इट वाज अ लॉट इन न्यूज़। क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इट वाज अ पार्ट ऑफ मेजर डिस्कशंस एंड आपके प्रीलिम्स में सोलर फ्लेयर से क्वेश्चन आ गया। तो भाई अब आप डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का भी जो कॉन्सेप्ट है उसे भी क्लियर कर लें। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम देयर एज वेल, यू शुड बी रेडी। क्लियर? चलिए, इसके बाद दोबारा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको आप इंटरनेशनल रिलेशन से भी जोड़ सकते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन, प्लेस इन न्यूज़ के तौर पे भी आप इसे कवर कर सकते हैं। इट्स अबाउट द रीजन ऑफ ताइवान स्ट्रेट, अल्टीमेटली Taiwan and China dispute, US China Taiwan, this is what we're going to talk about here. बहुत बार डिस्कशंस कर चुके हैं पहले, अगैन हमने ये इशू क्यों पिक किया है बिकॉज द न्यूज़ इज़ कमिंग कि यूएस नेवी की 2 वॉरशिप्स ताइवान स्ट्रेट में सेल कर रही हैं एंड this is at that point of time when already the tensions between China and Taiwan has kept the Taiwan Strait particularly busy, particularly hot. उस टाइम पे यूएस नेवी की 2 वॉरशिप्स का ताइवान स्ट्रेट से सेल करना इस टेंशन को, इस हीट को और बढ़ाता है। पहले सबसे पहले ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, ताइवान स्ट्रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले भी हमने बात की है कि ताइवान स्ट्रेट को आप फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं, 180 किलोमीटर वाइड है। एज यू कैन सी इट सेपरेट्स चाइना एंड ताइवान, इट सेपरेट्स चाइना एंड ताइवान। इट इज पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी दोनों को आपस में कनेक्ट करती है ताइवान स्ट्रेट। इट इज प्रेजेंट ऑन द एशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये जो आपका एरिया है दिस इज द एशियन कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया, यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट प्रेजेंट है। हिस्टोरिकली be it People's Republic of China, be it Taiwan, all of these they supposed a one China policy, and following that they consider that the Taiwan Strait is part of the exclusive economic zone of single China, one China. ठीक है? Now, if we talk about the recent developments, as we know, recently US speaker visited Taiwan and it was not well received by China, and because of that it sparked tensions, intense tensions between China and Taiwan, and especially China and Taiwan तो है ही, also
both the powerful countries, China and US as well. Because China sees that Taiwan is a breakaway province and वहाँ पे US का पहुँचना is a area of concern. हमने चाइना ताइवान रिलेशंस बहुत बार डिस्कस किए हैं. आई वुड से कि आप एक बार दोबारा इनको रिवाइज कीजिएगा. दोबारा वही चीज़ की किस तरह क्यूमिनतांग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जो चाइना की थी, दे फ्लेड टूवर्ड्स ताइवान. जब कम्युनिस्ट फोर्सेस की हार हो जाती, दे वर डिफीटेड बाय द कम्युनिस्ट फोर्सेस इन द चाइना सिविल वॉर एंड स्प्लिट हो जाता है. चाइना बन जाता है, दी चाइना बन जाता है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान को नेम कर दिया जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना. एंड how only there are 13 countries which recognize Taiwan as a sovereign country. चाइना की ताइवान की जब हम रेलिवेंस की बात करते हैं, ये पॉइंट मुझे टच करना था. सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर में ताइवान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वर्ल्ड की ग्लोबल सप्लाई चेन सेमीकंडक्टर की वो ताइवान से होती है. जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर हम देखे जाएं तो 60% टोटल सेमीकंडक्टर का जो रेवेन्यू है 2021 में इट केम फ्रॉम ताइवान. तो सेमीकंडक्टर स्पेयर में ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हब है ताइवान. सो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे. हमने एडिटोरियल डिस्कशंस में भी चाइना ताइवान रिलेशंस डिस्कस किए हैं. यूएस ताइवान, यूएस चाइना, इंडिया का क्या स्टैंड है, इट इज़ जस्ट द सेम. कुछ भी अभी उनमें बड़ा चेंज नहीं हुआ है. So you can refer to those videos as well. That's all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. Thank you so much for watching. If you like this video, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, please do like and comment down below. I will see you all in my next one. Thank you.